मेरी होने वाली बहू ने मेहमानों के सामने कहा, शादी के बाद इन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे। और मेरा बेटा चुपचाप सिर हिलाता रहा। मैंने बिना रोए अपनी फाइल खोली, वकील को फोन किया और 45 लाख रुपए के नकली कर्ज के कागज मेज पर रख दिए। लेकिन असली झटका नई वसीयत में छिपा था। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, तुम्हारी सूरत मुझे बोझ लगती है, यशोदा देवी। और शादी के बाद तुम्हें यहाँ से निकालना मेरा पहला काम होगा। सिया मल्होत्रा ने ये बात रात में लखनऊ के गोमती नगर के एक बैंक्वेट हॉल में कही। सगाई की दावत चल रही थी। लगभग 60 रिश्तेदार खाना खा रहे थे। उसके शब्द सुनते ही बैंड वाले चुप हो गए और मेहमानों के हाथ रुक गए। मेरे दाहिने तरफ मेरा इकलौता बेटा नंदन बैठा था। उसने मेरी ओर देखने के बजाय प्लेट में पनीर काटना जारी रखा। सिया ने गिलास उठाकर कहा, नंदन, अब तुम भी साफ साफ बोल दो। शादी के बाद मम्मी इस घर में नहीं रहेंगी। मैं सुबह 5 बजे उनकी आवाज और हर बात में उनकी टोका टाकी नहीं झेल सकती। मेरी पड़ोसन आरती ने मुंह ढक लिया। सबकी नजर नंदन पर थी। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, माँ, आपकी उम्र में ऐसी जगह रहना बेहतर है जहाँ डॉक्टर और देखभाल दोनों। कौन सी जगह? सिया हंसी। वृद्धाश्रम। आपने पत्नी और माँ का काम कर लिया। अब हमारी बारी है अपनी जिंदगी जीने की। जब हमारे बच्चे होंगे, हमें पूरा घर चाहिए। हर समय कोई बुजुर्ग हमें देखता रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं 67 साल की थी, पर न बीमार थी न किसी पर निर्भर। अपनी पेंशन से घर के कई खर्च करती थी। जिस 2 मंजिला मकान से वे मुझे हटाना चाहते थे, उसे रघुवीर और मैंने 28 साल की बचत से बनाया था। नंदन ने धीमे से कहा, माँ, सिया गलत तरीके से बोल रही है, पर बात पूरी तरह गलत नहीं है। उस वाक्य ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने उसकी इंजीनियरिंग की फीस के लिए अपनी 2 सोने की चूड़ियां बेची थी। नंदन ने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसमें वो ठहराव और ईमानदारी कभी नहीं आ पाई जो उसके पिता में थी। 4 साल पहले जब उसकी पहली नौकरी एक छोटी सी लापरवाही के कारण छूट गई थी, तो वो रोते हुए घर आया था। उसने मेरे पैर पकड़ लिए थे और कहा था, माँ, मुझे बस 3 महीने का समय दे दो, मैं नई और बड़ी नौकरी ढूंढ लूंगा। वे 3 महीने कब 4 साल में बदल गए, किसी को पता ही नहीं चला। नंदन ने कभी दूसरी नौकरी ढूंढने की गंभीर कोशिश ही नहीं की। उसके नए महंगे फोन की किस्तें, उसकी कार का पेट्रोल, उसके दोस्तों के साथ लखनऊ के महंगे कैफे में उड़ने वाले पैसे, सब मेरी मासिक पेंशन और रघुवीर जी की छोड़ी हुई फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से चलते रहे। मैंने कभी अपने बेटे को आर्थिक तंगी का एहसास नहीं होने दिया। मैं सोचती रही कि एक न एक दिन मेरे बेटे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में सिया मल्होत्रा आई थी, नंदन की रही सही शराफत भी अहंकार और लालच की बलि चढ़ चुकी थी। फिर भी उस रात मेरे बेटे ने तय कर दिया कि मैं अपने ही घर में अतिरिक्त हूँ। सिया मेरे पास झुकी। हमने एक आश्रम देखा है, साधारण है, पर आपकी पेंशन में चल जाएगा। शादी के बाद 1 हफ्ते में सामान बांध लीजिएगा। पुराने फर्नीचर को बेचकर शुरुआती खर्च निकल आएगा। उसने ये ऐसे कहा जैसे मेरे जीवन का फैसला पहले ही लिखा जा चुका हो। नंदन ने सिर हिला दिया। उस पल मुझे लगा जैसे रघुवीर की तस्वीर भी मुझसे पूछ रही हो कि जिस बेटे के लिए हमने उम्र भर बचत की, उसने मेरे बुढ़ापे की कीमत इतनी आसानी से कैसे लगा दी। सबको लगा मैं रोऊंगी, बेटे के पैर पकड़ूंगी या हंगामा करूंगी ताकि दोष मेरा लगे। पर मैंने सिया की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। तुम ठीक कहती हो बेटा, शादी के बाद सब बदलना चाहिए। उसके चेहरे पर जीत उतर आई। अच्छा है कि आपने समझदारी दिखाई। मैंने मेज के नीचे फोन खोला और सिर्फ एक संदेश भेजा, अब शुरू कर दो। मंच के पास खड़े संचालक विकास ने माइक उठा लिया। देवियों और सज्जनों, दूल्हे की मां ने नंदन और सिया के लिए एक खास उपहार तैयार किया है। हॉल की रोशनी धीमी हो गई। स्क्रीन पर नंदन के बचपन की तस्वीर आई। वो स्कूल की वर्दी में मेरा हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। नंदन ने पहली बार सिर उठाकर मुझे देखा। उसे लगा शायद मैं सब भूलकर उसे आशीर्वाद देने वाली हूँ। फिर स्क्रीन पर तस्वीर बदल गई। स्क्रीन पर बैंक का दस्तावेज उभरा, 45 लाख रुपए का लोन, जिसके बदले मेरा घर गिरवी दिखाया गया था। नीचे मेरे नाम के सामने हस्ताक्षर था। वो हस्ताक्षर मेरा नहीं था। सिया के हाथ से गिलास छूट गया। नंदन खड़ा हो गया। माँ, ये क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया। अगले ही पर स्पीकर से सिया की आवाज गूंजी, उसे आश्रम में बंद कर देंगे, फिर ताले बदल देना। उसके पलंग, अलमारी और सोफे बेचकर पहली किस्त निकल आएगी।
हॉल में किसी ने सांस तक नहीं ली, लेकिन स्क्रीन पर फाइल का पहला पन्ना खुल चुका था और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में केवल शादी नहीं, एक बेटे की पूरी पहचान टूटने वाली थी। क्या आपको लगता है कि यशोदा देवी को उसी समय सबके सामने सच दिखाना सही था, या उन्हें पहले बेटे से अकेले में बात करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। लखनऊ के गोमती नगर स्थित उस आलीशान बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि एसी की हल्की सरसराहट भी किसी चीख की तरह सुनाई दे रही थी। हवा में चमेली के फूलों और महंगे इत्रों की खुशबू तैर रही थी, लेकिन माहौल में मिठास की जगह एक अजीब सी कड़वाहट घुल चुकी थी। मंच के पास लगे विशाल डिजिटल स्क्रीन पर 45 लाख रुपए के कर्ज के दस्तावेज जगमगा रहे थे। लाल रंग की मोहर और बैंक के आधिकारिक मोहर के नीचे यशोदा देवी के जाली दस्तखत साफ चमक रहे थे। सिया का चेहरा, जो लाल लहंगे और भारी गहनों में दमक रहा था, पल भर में पीला पड़ गया। उसके सजे धजे रूप पर घबराहट की परत चढ़ गई। उसने आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखा, फिर अपने मंगेतर नंदन की तरफ बढ़े। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ये क्या बकवास है? सिया का भाई चिल्लाया। हॉल के बीचों बीच बैठी आरती ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उन्होंने अपने पति की बाह खींचते हुए फुसफुसाकर कहा, अरे राम राम, ये लड़की तो नागिन निकली। और नंदन नंदन तो अपनी माँ का इकलौता चिराग था ना, अपनी माँ को ही आश्रम भेजने का प्लान बना रहा था। रिश्तेदारों की कानाफूसी किसी मक्खी की भिन भिनाहट की तरह पूरे हॉल में फैलने लगी। खाने की प्लेटों में भाप उड़ रही थी, लेकिन किसी को भूख नहीं रही थी। ढोलक वाले, जो कुछ देर पहले शगुन के गीत बजा रहे थे, अपने बाजों को पकड़े बुत बने खड़े थे। नंदन के चेहरे से पसीना बहकर उसकी महंगी शेरवानी के कॉलर को भिगोने लगा था। उसकी आंखें पागलों की तरह कभी स्क्रीन को देखती तो कभी अपनी माँ यशोदा देवी। विकास, बंद करो इसे, किसने चलाया ये सब? नंदन अचानक मंच की तरफ लपका और चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा कम और अपनी पोल खुलने का खौफ ज्यादा था। लेकिन मंच पर खड़ा संचालक विकास अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ। उसने बड़े शांत भाव से माइक को अपने हाथों में पकड़ा और नंदन की तरफ देखा भी नहीं। तभी बैंक्वेट हॉल का भारी शीशे का दरवाजा खुला। बाहर की ठंडी हवा के साथ एक 50-55 साल के सज्जन अंदर दाखिल हुए। काले कोट पैंट में ढले, हाथ में एक वजनदार चमड़े का ब्रीफकेस लिए और आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा चढ़ाए। वे शहर के प्रसिद्ध वरिष्ठ वकील राजन मिश्रा थे। उनके पीछे 2 असिस्टेंट भी थे, जिनके हाथों में कानूनी फाइलों के पुलिंदे थे। एडवोकेट मिश्रा सीधे उस मुख्य मेज की तरफ बढ़े जहां यशोदा देवी बैठी थी। यशोदा देवी अपनी जगह से उठी। 67 वर्ष की उम्र, चेहरे पर झुर्रियों की महीन रेखाएं, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी। उन्होंने अपने गहरे रंग की हरे रंग की रेशमी साड़ी का पल्लू बहुत सलीके से अपने कंधे पर संभाला। यशोदा देवी ने अपनी मेज पर रखी वो फाइल उठाई। उन्होंने उसे अपने हाथों में ऐसे थामा जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार संभालता है। नंदन, यशोदा देवी की आवाज बिना माइक के भी पूरे हॉल में स्पष्ट और भारी सुनाई दी। चीखने से सच नहीं बदलता। तुमने और तुम्हारी होने वाली पत्नी ने इस सगाई की दावत को मेरे वजूद की नीलामी का मंच बनाया था, तो मैंने सोचा नीलामी का खरीदार भी मैं ही तय कर दूं। सिया के पिता लखनऊ के नामी कपड़ा व्यापारी महेश मल्होत्रा झटके से अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। यशोदा देवी जी, मल्होत्रा साहब ने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, ये क्या नीच हरकत है? रिश्तेदारों के सामने हमारी और हमारी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं आप। सगाई का माहौल है, अगर कोई पारिवारिक बात थी तो घर जाकर बात करती। और ये 45 लाख रुपए के कर्ज की क्या नौटंकी है? क्या आपके बेटे ने हमसे शादी के नाम पर कुछ छुपाया था? मल्होत्रा साहब का गुस्सा यशोदा देवी पर था, लेकिन उनकी नजरें शंका से नंदन पर टिकी थी। यशोदा देवी ने मल्होत्रा साहब की तरफ देखा। उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई झिझक। मल्होत्रा साहब, यशोदा देवी ने बहुत ठंडे स्वर में कहा, इज्जत की धज्जियां मैंने नहीं उड़ाई। आपकी बेटी ने 60 लोगों के सामने मेरी उम्र, मेरी चप्पलों की आवाज और मेरे घर में रहने का फैसला सुनाया था। तब क्या आपको अपनी इज्जत याद नहीं आई? रही बात घर जाकर बात करने की, तो जो फैसला भरे समाज में सुनाया गया हो, उसका जवाब भी तो भरे समाज में ही दिया जाना चाहिए ना, है ना? मल्होत्रा साहब निरुत्तर हो गए। तभी एडवोकेट राजन
मिश्रा ने अपनी ब्रीफकेस मेज पर रखा और उसे खोला। उसमें से कुछ नए और मुहर लगे हुए दस्तावेज निकालकर उन्होंने मेज पर फैला दिए। मल्होत्रा जी, वकील साहब ने अपनी रोबीली आवाज में कहा, आप इस कर्ज को नौटंकी कह रहे हैं? जरा गौर से देखिए इन कागजात को। लगभग 7 महीने पहले आपके होने वाले दामाद नंदन ने अपनी एक नई आईटी फर्म शुरू करने और 25 लाख रुपए की नई गाड़ी खरीदने के लिए एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में आवेदन दिया था। लोन की रकम 45 लाख रुपए थी। हॉल में फिर से फुसफुसाहट तेज हो गई। वकील साहब ने अपनी बात जारी रखी। क्योंकि नंदन के पास गारंटी देने के लिए अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने अपनी मां श्रीमती यशोदा देवी के नाम पर दर्ज रघुवीर कुंज मकान को गिरवी रखने के कागज तैयार किए और इसके लिए अपनी ही मां के जाली हस्ताक्षर किए गए। माँ, ये झूठ है। नंदन अचानक चीखा। वो दौड़कर यशोदा देवी के पास आया और उनके पैर पकड़ने के लिए नीचे झुकने लगा। माँ, मैंने आपके साइन सिर्फ इसलिए किए क्योंकि आप बीमार रहती थीं और मुझे अर्जेंट लोन चाहिए था। मुझे पता था कि मैं बिजनेस से पैसे कमाकर चुका दूंगा। मैंने घर बेचने का कभी नहीं सोचा था। यशोदा देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनके चेहरे पर घृणा की एक महीन लकीर उभर आई। बीमार? यशोदा देवी ने नंदन को देखा। नंदन, पिछले 5 सालों में मुझे एक दिन भी बुखार नहीं आया। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती थी। जिसकी चप्पलों की आवाज से आज तुम्हारी मंगेतर को चिढ़ हो रही है। तुमने लोन लेने के लिए मेरी बीमारी का झूठा शपथ पत्र लगाया था। सिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट का और चालाकी का मिला जुला भाव था। आंटी जी, सिया ने हकलाते हुए अपनी आवाज को नम करने की कोशिश की, आप बात को गलत समझ रही हैं। वो रिकॉर्डिंग तो बस एक मजाक थी। हम तो बस आपके भले के लिए आश्रम की बात कर रहे थे। वहाँ माहौल बहुत अच्छा होता है। मजाक? यशोदा देवी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उन्होंने फाइल में से एक और कागज निकाला। सिया बेटा, मजाक तुम कर रही थी, लेकिन जो अब मैं करने जा रही हूँ वो कोई मजाक नहीं है। यशोदा देवी ने एडवोकेट मिश्रा की तरफ देखा। वकील साहब, अब इन्हें बताइए कि इस काली फाइल में क्या छिपा है। इन्हें बताइए कि जिस 2 मंजिला मकान को ये बेचने की योजना बना रहे थे, उसका असली मालिक अब कौन है। नंदन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। माँ, रुक जाइए, कृपया ऐसा मत कीजिए। सब रिश्तेदार देख रहे हैं। यशोदा देवी ने अपना हाथ झटक दिया। जब तुम मुझे बेघर करने का फैसला सुना रहे थे, तब तुमने ये नहीं सोचा कि समाज क्या देखेगा। नंदन, अब सुनो, अपनी माँ का आखिरी फैसला सुनो। एडवोकेट राजन मिश्रा ने अपनी आंखें चश्मे के ऊपर से उठाईं और पूरे हॉल पर एक नजर डाली। माहौल ऐसा था मानो सगाई का जश्न किसी कानूनी अदालत के कमरे में तब्दील हो चुका हो। उन्होंने चमड़े के बैग से गहरे नीले रंग के स्टैम्प पेपर पर छपी एक मोटी फाइल निकाली, जिस उत्तर प्रदेश सरकार की लाल मोहर और रजिस्ट्रार कार्यालय की सील चमक रही थी। वकील साहब ने अपनी कड़क आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं, यशोदा देवी, पत्नी स्वर्गीय रघुवीर कुमार, निवासी गोमती नगर, लखनऊ ने पूर्ण होशो आवास में बिना किसी दबाव के अपनी संपूर्ण अचल और चल संपत्ति के लिए ये अंतिम एवं अकाट्य वसीयत तैयार की है। हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि केवल एडवोकेट मिश्रा के कागज पलटने की सरसराहट गूंज रही थी। सिया अपने पिता की बाह को कसकर भींचे खड़ी थी, जबकि नंदन फर्श पर घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से अपनी माँ को देख रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। गोमती नगर स्थित मेरा 2 मंजिला आवास रघुवीर कुंज, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है, मेरे स्वर्गीय पति रघुवीर कुमार की जीवन भर की खून पसीने की कमाई और मेरी व्यक्तिगत बचत से बना है। आज इस वसीयत के माध्यम से मैं इस संपूर्ण अचल संपत्ति का मालिकाना हक रघुवीर यशोदा मेमोरियल सीनियर सिटीजन ट्रस्ट को सौंपती हूँ। क्या? सिया की चीख से हॉल गूंज उठा। ये क्या बकवास है? वकील साहब ने बिना विचलित हुए पढ़ना जारी रखा। इस ट्रस्ट का संचालन शहर के 3 प्रतिष्ठित समाज सेवियों और एडवोकेट राजन मिश्रा की देखरेख में होगा। ये मकान उन बुजुर्ग माता पिता के लिए निःशुल्क आश्रम और हॉस्पिटल बनेगा, जिन्हें उनके अपने बच्चों ने अमानवीय तरीके से बेघर कर दिया है या वृद्धाश्रम भेजने की साजिश रची है। मेरा इकलौता पुत्र नंदन कुमार, जिसने मेरी जानकारी के बिना इस घर पर जाली दस्तखत के जरिए 45 लाख रुपए का अनाधिकृत कर्ज लेने का कानूनी अपराध किया और जिसने सार्वजनिक रूप से मुझे बेघर करने की सहमति दी, उसे मैं अपनी इस संपत्ति से पूर्णतः बेदखल करती।
शादी के ठीक 7 दिनों के भीतर उसे रघुवीर कुंज का परिसर पूरी तरह खाली करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ट्रस्ट कानूनी कार्रवाई के जरिए उसे बेदखल करने के लिए स्वतंत्र होगा। हॉल में एक बार फिर रिश्तेदारों के बीच भूचाल आ गया। हे ईश्वर, यशोदा भाभी ने तो सब कुछ दान कर दिया। आरती के पति ने फुसफुसाकर कहा। नंदन तो अब सड़क पर आ गया। जिस घर के दम पर वो सिया के सामने शेखी बघार रहा था, वो तो अब उसका रहा ही नहीं। नंदन का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब केवल डर और पछतावे के आंसू बह रहे थे। वो घिसटते हुए यशोदा देवी के कदमों के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। सिया ने मुझसे कहा था कि शादी के बाद हमें आजादी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपको इस तरह जलील करेगी। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे सड़क पर कैसे फेंक सकती हैं? नंदन बिलख बिलख कर रोने लगा। सिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने मंगेतर को इस तरह घुटनों पर रोते देख उसका घमंड और तिलमिला उठा। उसने नंदन की शेरवानी का कॉलर पकड़ा और उसे झटके से खड़ा किया। नंदन, ढोंग बंद करो, सिया चिल्लाई। तुमने मुझसे कहा था कि ये घर पूरी तरह तुम्हारे नाम है। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ की पेंशन से घर का खर्च चलता है और शादी के बाद हम उन्हें आसानी से बाराबंकी के किसी सस्ते आश्रम में खपा देंगे। तुमने मुझे धोखे में रखा। मैंने धोखे में रखा? नंदन ने दहाड़ते हुए सिया का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में अब अपनी नाकामी की बौखलाहट थी। प्लान किसका था सिया? रात को मेहमानों के सामने मेरी माँ को बेघर करने का डायलॉग किसने बोला था? तुमने कहा था कि अगर आज माँ को नीचा नहीं दिखाया तो वो जिंदगी भर हमारे बीच में दखल देंगी। सिया के पिता महेश मल्होत्रा जी ने आगे बढ़कर नंदन को धक्का दिया। जबान संभाल कर बात कर नंदन, मेरी बेटी पर दोष मत मढ़। तेरी खुद की नीयत खराब थी। तूने अपनी माँ के जाली दस्तखत करके लोन लिया। तेरी कोई हैसियत नहीं है और तू मेरी बेटी से शादी करने चला था। सगाई का वो चमकदार माहौल अब एक गंदे विवाद में बदल चुका था। जो रिश्तेदार कुछ देर पहले सिया और नंदन के जोड़े की तारीफें कर रहे थे, वे अब अपने मोबाइल से इस ड्रामे का वीडियो बनाने लगे थे। यशोदा देवी अपनी जगह पर शांत खड़ी थीं। उन्होंने वकील साहब से फाइल ली और उसे अपने पर्स में रखा। फिर वे नंदन और सिया की तरफ मुड़ी। तुम दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हो। यशोदा देवी की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। लेकिन सच तो यह है कि तुम दोनों एक जैसे हो। सिया में अहंकार और घमंड था और नंदन में कायरता और एहसान फरामोशी। जब तक मेरे पति की बचत और मेरी पेंशन से तुम्हारा ऐशो आराम चल रहा था, तब तक मैं माँ थी। जैसे ही तुम्हें लगा कि मेरी उम्र हो गई है, मैं तुम्हारे लिए फालतू फर्नीचर बन गई। सिया ने लाल आंखों से यशोदा देवी को देखा। आंटी जी, आप कानून का खेल खेल रही हैं। मैं भी देखती हूँ कि आप ये वसीयत कैसे लागू करवाती हैं। हम कोर्ट जाएंगे। नंदन आपका सगा बेटा है। कानून बेटे को हक देता है। एडवोकेट मिश्रा मुस्कुराए और उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया। बिटिया, वकील साहब ने कहा, श्रीमती यशोदा देवी जी ने ये घर अपने पति स्वर्गीय रघुवीर जी की स्व अर्जित संपत्ति और अपनी व्यक्तिगत आय से बनाया है। ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार स्व अर्जित संपत्ति का मालिक अपनी इच्छा से जिसे चाहे उसे अपनी संपत्ति दे सकता है। और रही बात कोर्ट जाने की, तो 45 लाख रुपए के जाली दस्तखत वाली एफआईआर की कॉपी मेरे पास तैयार है। अगर आप कोर्ट जाना चाहती हैं, तो नंदन जी को शादी के मंडप की जगह पुलिस कस्टडी जाना हो पड़ेगा। ये सुनते ही सिया के पिता के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। सगाई खत्म, मल्होत्रा साहब ने गुस्से में घोषणा की। अंगूठी वापस करो सिया। ऐसे धोखेबाज और कंगाल परिवार में मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। सिया ने झटके से अपनी सगाई की अंगूठी निकाली और नंदन के मुंह पर फेंक कर मार दी। तुम किसी काम के नहीं हो नंदन, कंगाल। सिया और उसका परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ गुस्से में बड़बड़ाते हुए हॉल से बाहर निकल गया। हॉल में अब केवल यशोदा देवी, उनके रिश्तेदार और बिखरा हुआ सामान बचा था। बैंड वाले चुपचाप अपने बाजे समेट रहे थे। नंदन अकेला मेज के पास बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। उसकी सारी चालाकियां, उसकी नई गाड़ी के सपने और सिया के साथ आलीशान जिंदगी जीने के मंसूबे एक ही झटके में मिट्टी में मिल चुके थे। यशोदा देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और एडवोकेट मिश्रा की तरफ देखा। चलिए मिश्रा साहब, गाड़ी का समय हो रहा है। आरती दौड़कर यशोदा देवी के पास आई। यशोदा भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? घर नहीं चलोगी? यशोदा देवी ने मुस्कुराकर अपनी सहेली की तरफ देखा।
आरती, रघुवीर कुंज अब केवल मेरा घर नहीं, बल्कि उन सब बुजुर्गों का घर बनने जा रहा है जिनका स्वाभिमान अपनों ने तोड़ा है। आज रात मैं लखनऊ से बाहर जा रही हूँ, कुछ समय अपने पति के पैतृक गांव में बिताने। उन्होंने नंदन की तरफ एक आखिरी नजर डाली, उस बेटे की तरफ जिसे उन्होंने 28 साल तक दिल से लगाया था। लेकिन आज वो केवल एक अजनबी बनकर रह गया था। नंदन, यशोदा देवी ने जाते जाते रुक कर कहा, सामान बांधने के लिए तुम्हें 7 दिन का समय दिया है। उन 7 दिनों में सोफे, अलमारी और पलंग मत बेचना, क्योंकि वे अब उस ट्रस्ट के हैं। अपनी कार की चाबी और अपने कपड़े लेकर निकल जाना। यशोदा देवी बिना मुड़े, बिना एक भी आंसू बहाए, सधे कदमों से बैंक्वेट हॉल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गईं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन यशोदा देवी के सीने में आज 28 सालों में पहली बार स्वाभिमान की एक नई गर्म आंच सुलग रही थी। सगाई की उस तूफानी रात के बाद के 7 दिन गोमती नगर के रघुवीर कुंज के लिए किसी भारी सन्नाटे जैसे भी थे। जिस घर में कभी नंदन की फरमाइशें और सिया के साथ शादी के बड़े बड़े मंसूबों की गूंज हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ एक खालीपन था। 7वें दिन की ढलती दोपहर को एडवोकेट राजन मिश्रा और ट्रस्ट के 2 पुलिस अधिकारी रघुवीर कुंज के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। नंदन घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह उड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे और ब्रांडेड कपड़ों की जगह एक सलवटों से भरी शर्ट थी। सिया से सगाई टूट चुकी थी। उसके पिता ने शहर के व्यापारिक गलियारों में नंदन की करतूतों का ढिंढोरा पीट दिया था, और जिस आईटी कंपनी के लिए उसने जाली दस्तखत करके लोन लेने की कोशिश की थी, उस पार्टनरशिप से भी उसे बाहर कर दिया गया था। नंदन जी, समय समाप्त हो चुका है, एडवोकेट मिश्रा ने हाथ में पकड़ी घड़ी देखते हुए कहा। श्रीमती यशोदा देवी के निर्देशानुसार आज शाम 5 बजे रघुवीर यशोदा मेमोरियल सीनियर सिटीजन ट्रस्ट का बोर्ड यहाँ लग जाएगा। कृपया अपने व्यक्तिगत चीजें समेट लें। उसने अपनी गाड़ी की चाबी और कपड़ों वाला सिर्फ एक सूटकेस उठाया। जब वो मुख्य दरवाजे के बाहर निकल रहा था, तभी एक सफेद गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और यशोदा देवी बाहर आई। उन्होंने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत आत्मसंतोष और शांति की चमक थी। उनके साथ गांव की 2 बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, जिन्हें उनके बेटों ने कुछ महीने पहले ही बेघर कर दिया था। नंदन ने अपनी माँ को देखा तो उसका संयम पूरी तरह टूट गया। वो सूटकेस छोड़कर यशोदा देवी के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका, नंदन गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज में पछतावे का दर्द था। सिया मुझे छोड़कर चली गई, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे दोस्त मेरा फोन नहीं उठा रहे। माँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझे माफ कर दो माँ। यशोदा देवी ने रुककर अपने बेटे को देखा। एक माँ का दिल पल भर के लिए पसीजा जरूर, लेकिन जैसे ही उन्हें उस रात 60 मेहमानों के सामने नंदन का चुपचाप सिर हिलाना और जाली दस्तखत का छल याद आया, उनकी आंखें फिर से सख्त हो गईं। उन्होंने नंदन को अपने हाथों से उठाने के बजाय दूर से ही देखा। नंदन, यशोदा देवी ने बहुत शांत और गंभीर आवाज में कहा, तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि तुम्हें अपनी माँ से प्यार है या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने टूट गए, तुम्हारी सहूलियतें छिन गईं और तुम बेसहारा हो गए। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ था, तब तक मैं तुम्हारी नजर में सिर्फ एक बोझ थी। माँ, मैं बदल जाऊंगा। नंदन ने हाथ जोड़े। यशोदा देवी ने कहा, मैंने तुम्हें 28 साल तक अपनी ममता की छांव दी, लेकिन तुमने इस छांव की कीमत चुकानी चाहिए। ये घर अब तुम्हारा नहीं है, ये उन बुजुर्गों का आश्रय है जिनके बेटों ने तुम्हारी ही तरह अपनी जमीर बेच दी थी। उन्होंने एडवोकेट मिश्रा की तरफ इशारा किया। वकील साहब ने आगे बढ़कर मकान के मुख्य द्वार पर एक नया ताला लगाया और उस पर रघुवीर यशोदा मेमोरियल सीनियर सिटीजन ट्रस्ट का पीतल का बोर्ड टांग दिया। नंदन ने समझ लिया था कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने आंखों के आंसू पोंछे, अपना सूटकेस उठाया और बिना पीछे देखे गोमती नगर की उस सुनसान सड़क पर पैदल ही चल पड़ा, उसी रास्ते पर जिस पर चलने के लिए उसने अपनी माँ को मजबूर करने की साजिश रची थी।
यशोदा देवी ने उन दोनों बुजुर्ग महिलाओं का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए रघुवीर कुंज के अहाते में कदम रखा। सूरज ढल रहा था और ढलते सूरज की सुनहरी किरणें रघुवीर कुंज के नए नेम प्लेट पर चमक रही थीं। यशोदा देवी ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने रघुवीर जी से कह रही हो, देखिए, आपकी कमाई और मेरा स्वाभिमान आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, यशोदा देवी की ये कहानी केवल एक पारिवारिक ड्रामे का अंत नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज के उस कड़वे सच का आईना है, जहां बुजुर्गों को अक्सर असहाय समझकर दरकिनार कर दिया जाता है। यशोदा देवी ने रोने धोने या मिन्नतें करने के बजाय कानून, वित्तीय समझ और नैतिक साहस का सहारा लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक माँ जब अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है, तो वो ममता के साथ साथ न्याय की अंतिम अदालत भी बन सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।